आप सुन रहे हैं JS71 क्लासेस, जहां तैयारी बनती है सफलता की पहचान। आज के इस डीप डाइव में हम एक बहुत ही खास विषय पर बात करने वाले हैं। जब भी भारत के पहाड़ों का जिक्र होता है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, हिमालय की वो सफेद बर्फ से ढकी हुई विशाल चोटियां। बिल्कुल, ऐसा लगता है जैसे हमारी पूरी भौगोलिक पहचान बस वहीं से तय हो रही है। लेकिन आज की हमारी ये गहन चर्चा एक ऐसी पर्वत श्रृंखला पर है जो हिमालय से भी पुरानी है, मतलब लगभग 15 करोड़ वर्ष पुरानी। ये 15 करोड़ वर्ष! जरा सोचिए, ये कोई छोटा समय नहीं है। हम बात कर रहे हैं पश्चिमी घाट की, जिसे हम वेस्टर्न घाट भी कहते हैं। हाँ, और आज हम इसे डिकोड करने वाले हैं, क्योंकि ये सिर्फ एक पहाड़ का हिस्सा नहीं है। ये असल में भारत का पारिस्थितिकीय हृदय या इकोलॉजिकल हार्ट है। और ये इकोलॉजिकल हार्ट या क्लाइमेट इंजन वाला रूपक बहुत ही सटीक है। मतलब जब हम पश्चिमी घाट को समझते हैं तो हम सिर्फ कुछ पत्थरों या पेड़ों की बात नहीं कर रहे होते। सही कहा, हम एक बहुत ही जटिल तंत्र को देख रहे हैं। बिल्कुल, एक ऐसा प्राकृतिक तंत्र जो पूरे भारतीय प्रायद्वीप के मौसम को तय करता है। अगर आज पश्चिमी घाट को वहां से हटा दिया जाए तो दक्षिण भारत का पूरा नक्शा, वहां का मौसम, नदियां, सब कुछ बदल जाएगा। एकदम बदल जाएगा। तो चलिए इस विशाल संरचना को बिल्कुल शुरुआत से समझते हैं। इसका विस्तार ही अपने आप में हैरान करने वाला है। हाँ, इसका भौगोलिक विस्तार बहुत बड़ा है। मतलब गुजरात की ताप्ती नदी से इसकी शुरुआत होती है और ये एकदम दक्षिण में तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक जाता है। बिल्कुल एक अटूट दीवार की तरह। और ये पूरा सफर लगभग 1600 किलोमीटर का है। 1,60,000 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र और 6 राज्य इसके दायरे में आते हैं। और वो 6 राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। एग्जाम के नजरिए से ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ना। जब मैं इसके बारे में पढ़ रही थी तो मुझे ये एक बहुत बड़े जिगसॉ पजल की तरह लगा। मतलब ऐसा लगा जैसे धरती का एक बहुत बड़ा टुकड़ा टूटकर अलग हो गया। हाँ, और जहां से वो टूटा वहां एक एकदम खड़ी ढलान बन गई। ये जिग्सॉ पजल वाला नजरिया इसे समझने का सबसे बेहतरीन तरीका है। भूविज्ञान की भाषा में इसे क्या कहते हैं? इसे भ्रंशोत्तर पर्वत या ब्लॉक माउंटेन कहा जाता है। जब भारतीय प्लेट ने उत्तर की ओर अपनी यात्रा शुरू की तो उसका पश्चिमी किनारा एक झटके में टूट गया था। अच्छा, इसीलिए अगर हम अरब सागर की तरफ से यानी पश्चिम से देखें तो ये एक खड़ी दीवार की तरह नजर आता है। एकदम सही, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी है। अगर इसे पूर्व की तरफ से यानी दक्कन के पठार की ओर से देखा जाए तो इसकी ढलान बहुत ही धीमी है। बिल्कुल सीढ़ीनुमा और फैली हुई है। एक तरफ एकदम खड़ी चट्टान और दूसरी तरफ एक ढलान भरा पठार। और यही वो असिमेट्रिकल या असममित संरचना है जो दक्षिण भारत के मौसम को इतनी गहराई से प्रभावित करती है। हाँ, और यहीं से वो क्लाइमेट इंजन वाली बात जुड़ती है। मैंने ओरोग्राफिक रेनफॉल यानी पर्वतीय वर्षा के बारे में पढ़ा है। पश्चिमी ढलान पर 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। अगुम्बे नाम की एक जगह है जिसे दक्षिण का चेरापूंजी भी कहा जाता है। अरे वाह! और वहां अंबोली और महाबलेश्वर जैसे क्षेत्र हैं जो घने सदाबहार वर्षावनों से भरे हैं। लेकिन पहाड़ के ठीक दूसरी तरफ सूखा दक्कन का पठार है। वृष्टि छाया क्षेत्र। जी, यहाँ मुझे एक उलझन होती है। मतलब मैं समझती हूँ कि पहाड़ बादलों को रोकते हैं, लेकिन क्या एक पहाड़ एक तरफ मूसलाधार बारिश बना सकता है और दूसरी तरफ रेगिस्तान जैसा सूखा छोड़ सकता है? ये बहुत ही बढ़िया सवाल है। सतह से देखने पर पहाड़ सिर्फ एक रुकावट लगता है, लेकिन ये ओरोग्राफिक प्रभाव एक पूरी थर्मोडायनामिक प्रक्रिया है। वो कैसे काम करती है? देखिए, जब अरब सागर से नमी से भारी मानसूनी हवाएं जमीन की तरफ आती हैं, तो पश्चिमी घाट की वो खड़ी दीवार उनके रास्ते में आ जाती है। तो हवाओं को ऊपर उठना ही पड़ता है। बिल्कुल, और जैसे जैसे ये नमी भरी हवा तेजी से ऊपर धकेली जाती है, वो ठंडी होने लगती है। ठंडी हवा सिकुड़ती है और उसकी पानी रोकने की क्षमता खत्म हो जाती है ना? है ना? एकदम सही। तो वो सारी नमी तुरंत घने बादलों में बदल जाती है और पश्चिमी ढलान पर भयंकर बारिश के रूप में गिर जाती है। इसीलिए वहां इतने घने सदाबहार जंगल हैं। लेकिन पूर्वी हिस्से तक आते आते ये हवाएं सूखी कैसे हो जाती हैं? क्योंकि जब तक ये हवाएं पहाड़ की सबसे ऊंची चोटियों को पार करके पूर्वी ढलान पर उतरती हैं, वो अपना सारा पानी पश्चिम में ही निचोड़ चुकी होती हैं। ओह, समझ गई। और जब ये सूखी हवाएं नीचे उतरती हैं तो दबाव बढ़ने से गर्म होने लगती हैं। गर्म हवा बारिश नहीं करती, बल्कि आसपास की नमी भी सोख लेती है। इसीलिए पूर्वी हिस्सा एक रेन शैडो एरिया बन जाता है। क्या कमाल की प्राकृतिक इंजीनियरिंग है है ना?
और एक दिलचस्प बात बताऊं, केंद्रीय विश्वविद्यालय केरल के एक हालिया शोध के अनुसार पिछले 800 वर्षों में पश्चिमी घाट में मानसूनी वर्षा में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। मतलब एक क्लाइमेट इंजन समय के साथ और भी शक्तिशाली होता जा रहा है। अब जहाँ इतनी बारिश होगी वहाँ जाहिर है कि नदियों का एक बड़ा जाल भी होगा। बिल्कुल। पश्चिमी घाट भारत का लगभग 40% जल निकासी क्षेत्र पोषित करते हैं। 40%? ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इसमें भी नदियों के बहने का पैटर्न बिल्कुल अलग है ना? हाँ, और वो सीधा उस ब्लॉक माउंटेन वाली ढलान से जुड़ा है। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियां जैसे पेरियार, शरावती, मांडवी और नेत्रावती। जी, ये नदियां छोटी होती हैं और क्योंकि पश्चिमी ढलान एकदम खड़ी है, इनका बहाव बहुत तेज होता है। और तेज बहाव का मतलब है अपार गतिज ऊर्जा। बिल्कुल। इसीलिए ये पश्चिमी नदियां जल विद्युत या हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए एकदम आदर्श मानी जाती हैं। और इसके ठीक विपरीत पूर्वी नदियों का स्वभाव होता है। हाँ, पूर्व की ओर बहने वाली नदियां जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी और तुंगभद्रा, जो बंगाल की खाड़ी में जाके गिरती हैं। सही कहा। पूर्वी ढलान धीमी और लंबी है, इसलिए ये नदियां हजारों किलोमीटर का सफर तय करती हैं, धीमी गति से बहती हैं, बड़े बड़े डेल्टा बनाती हैं। और यही लंबी नदियां दक्षिण भारत की कृषि व्यवस्था का मुख्य आधार हैं। तो अगर देखें तो एक ही पर्वत श्रृंखला दो अलग अलग अर्थव्यवस्थाओं को चला रही है, एक तरफ जल विद्युत और दूसरी तरफ कृषि। क्या बात है! और अगर हम इस पानी, घने जंगलों और करोड़ों साल के एकांत को मिला दें तो पश्चिमी घाट दुनिया का 8वां सबसे गर्म जैव विविधता हॉटस्पॉट बन जाता है। हॉटस्पॉट होना कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। यहाँ के जीवों की सूची तो किसी साइंस फिक्शन जैसी लगती है। 140 स्तनधारी, 510 तरह के पक्षी, 260 सरीसृप और 180 उभयचर। और इनमें से 325 प्रजातियां तो संकटग्रस्त हैं। लेकिन सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ के 78% उभयचर दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इसके लिए एक शब्द है एंडेमिक। स्थानिक या एंडेमिक। हाँ, इसका सीधा सा मतलब है विकास की एक ऐसी प्रक्रिया जो पूर्ण एकांत में हुई हो। मतलब ये जीव सिर्फ यहीं क्यों मिलते हैं? क्योंकि पश्चिमी घाट करोड़ों सालों से एक बहुत ही स्थिर और सुरक्षित वातावरण रहे हैं। यहाँ का मौसम इतना अनुकूल रहा कि इन जीवों को कभी पलायन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो इसी इकोसिस्टम के साथ लॉक हो चुके हैं। बिल्कुल। अगर उन्हें यहाँ से बाहर निकाला जाए तो वे जीवित ही नहीं रह पाएंगे। इसके उदाहरण भी बड़े अद्भुत हैं, जैसे शेर की पूंछ वाला मकाक जो जंगलों की कैनोपी में ही रहता है। हाँ, और नीलगिरी तहर जो एक पहाड़ी बकरी है जिसकी संख्या अब केवल 3122 ही बची है। और हाँ, वो बैंगनी मेंढक पर्पल फ्रॉग, वो तो बिल्कुल किसी प्राचीन डायनासोर के जमाने का लगता है। उसे तो एक जीवित जीवाश्म या लिविंग फॉसिल कहा जाता है। वो साल के ज्यादातर महीने जमीन के गहरे अंदर रहता है और सिर्फ मानसून में बाहर आता है। और सिर्फ जानवर ही नहीं, वनस्पतियों में भी ऐसे ही चमत्कार है, जैसे नील कुरुंजी का फूल जो 12 साल में सिर्फ एक बार खिलता है ना? पूरी पहाड़ियों को नीले रंग की चादर से ढक देता है। लेकिन इन सब में मेरी सबसे बड़ी खोज थी शोला घास के मैदान। शोला वन तो पश्चिमी घाट की जान है। मैंने पढ़ा कि इन्हें प्रकृति का ओवरहेड वाटर टैंक कहा जाता है। पहले तो मैं सोच रही थी कि एक घास का मैदान वाटर टैंक कैसे हो सकता है। ये बहुत ही रोचक कॉन्सेप्ट है। शोला घास के मैदान 20,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं। पहाड़ की ऊंची चोटियों पर ये एक स्पंज की तरह काम करते हैं। स्पंज की तरह मतलब जब मानसून में भारी बारिश होती है तो ये सारा पानी सोख लेते हैं। बिल्कुल। मिट्टी और काई उस पानी को तुरंत सोख लेती है, जिससे पानी बहकर बर्बाद नहीं होता। और फिर सूखे के महीनों में वो धीरे धीरे बूंद बूंद करके पानी छोड़ते रहते हैं। एकदम सही। इसी वजह से पश्चिमी घाट से निकलने वाली बड़ी नदियां गर्मियों में भी नहीं सूखती। अगर ये शोला वन नष्ट हो गए तो वो ओवरहेड टैंक टूट जाएगा और मानसून में बाढ़ आएगी और बाकी साल सूखा रहेगा। और जल सुरक्षा के साथ साथ ये वन एक बड़े कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। हाँ, पश्चिमी घाट हर साल लगभग 40 लाख टन कार्बन सोखते हैं, जो कि भारत के कुल वनों का 10% है। इसीलिए नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व जो सबसे बड़ा है और साइलेंट वैली नेशनल पार्क इतने महत्वपूर्ण हैं। बिल्कुल। अब अगर हम पश्चिमी घाट की तुलना पूर्वी घाट से करें तो चीजें और स्पष्ट होती हैं।
पश्चिमी घाट ऊंचे हैं, इनकी औसत ऊंचाई 900 से 1600 मीटर है। जबकि पूर्वी घाट केवल 600 मीटर ऊंचे हैं और नदियों द्वारा जगह जगह से कट चुके हैं। वो प्राचीन वलित पर्वत हैं। और ये दोनों मिलते कहाँ हैं? ये नीलगिरी पर्वत की गांठ पर आकर एक दूसरे से मिलते हैं। पश्चिमी घाट के प्रमुख चोटियों की बात करें तो केरल में अनामुडी है जी, जो 2695 मीटर ऊंची है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। और नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी डोड्डा बेटा है। महाराष्ट्र में जिसे सह्याद्री कहते हैं, वहां की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई है। बिल्कुल सही। लेकिन मेरे दिमाग में एक सवाल है, अगर ये 1600 किलोमीटर लंबी एक निरंतर दीवार है तो ऐतिहासिक रूप से लोगों ने इसे पार कैसे किया होगा? प्रकृति ने खुद इसमें कुछ प्राकृतिक रास्ते बनाए हैं, जिन्हें दर्रे या पासेज कहते हैं। अच्छा, अगर ये दर्रे नहीं होते तो पश्चिमी तट बाकी भारत से एकदम कट गया होता। जैसे महाराष्ट्र में थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है, और भोर घाट जो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। और दक्षिण में पाल घाट या पल्लकड़ दर्रा है जो केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। इन्हीं रास्तों से सदियों से व्यापार हुआ होगा। बिल्कुल, मसालों का आदान प्रदान और संस्कृतियों का मिलन। और इन्हीं घाटियों में अद्भुत पर्यटन स्थल भी हैं, जैसे कर्नाटक का जोग फॉल्स जो भारत के सबसे ऊंचे झरनों में से एक है, और केरल का अथिरापिल्ली वाटरफॉल जिसे केरल का न्यागरा कहते हैं। हिल स्टेशंस में मुन्नार के चाय के बगान या कुर्ग जिसे भारत का स्कॉटलैंड कहा जाता है, और महाराष्ट्र का महाबलेश्वर जो स्ट्रॉबेरी के लिए मशहूर है। लेकिन यही सुंदरता और संपदा आज एक चुनौती भी बन गई है, क्योंकि जहां संपदा है वहां आर्थिक दोहन होता है। हाँ, अर्थव्यवस्था की दृष्टि से ये क्षेत्र बहुत अहम है। बागान कृषि होती है, चाय, रबर, मसाले। बाबा बुदनगिरी की ऐतिहासिक कॉफी, खनिज संपदा भी है, लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट। और जनजातियों का पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान भी है। लेकिन आज अवैध खनन, वनों की कटाई और जलवायु परिवर्तन बड़ा खतरा है। और एक नया खतरा भी सामने आया है। हाँ, प्लास्टिक रॉक फॉर्मेशन। जब मैंने ये पढ़ा तो मैं अंदर तक हिल गई। ये सच में डराने वाला है। प्राकृतिक पत्थरों के साथ प्लास्टिक घुली हुई चट्टानें मिली हैं। मतलब प्लास्टिक अब कचरा नहीं रहा, वो पहाड़ की भूगर्भीय संरचना का हिस्सा बन चुका है। पत्थर और प्लास्टिक आपस में पिघलकर एक हो चुके हैं। ये इस बात का सबूत है कि हमने प्रकृति में कितना हस्तक्षेप किया है। तो इसे रोकने के लिए नीतियां क्या कहती हैं? यहाँ विकास बनाम पर्यावरण की एक जटिल बहस है। इसे दो प्रमुख समितियों से समझा जा सकता है। सबसे पहले 2011 में एक गाडगिल समिति आई। उनकी सिफारिशें क्या थी? उन्होंने कहा कि पश्चिमी घाट के 65% हिस्से को पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र या ESZ घोषित कर दिया जाए। 65%? मतलब नई परियोजनाओं पर पूरी तरह प्रतिबंध? जी, ब्लैंकेट बैन। पर्यावरण सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन इतने बड़े आर्थिक क्षेत्र में पूर्ण प्रतिबंध का तो भारी विरोध हुआ होगा। बिल्कुल हुआ। इसी गतिरोध को दूर करने के लिए 2013 में कस्तूरी रंगन समिति आई। उन्होंने क्या बीच का रास्ता निकाला? उन्होंने सिफारिश की कि केवल 37% क्षेत्र को ही ESZ माना जाए। उनका लक्ष्य पर्यावरण और हरित विकास या ग्रीन ग्रोथ में संतुलन बनाना था। मतलब सिर्फ अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योगों पर प्रतिबंध लगाया जाए। हाँ, तो दोनों के अपने तर्क हैं, लेकिन पश्चिमी घाट का भविष्य दांव पर है। चलिए, अब समय है हमारे रैपिड रिवीजन का। जो भी हमने डिस्कस किया है उसे एग्जाम के नजरिए से क्विकली टेस्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। तो पहला प्रश्न पढ़ते हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विकल्प ए डोडा बेट्टा, विकल्प बी कलसुबाई, विकल्प सी अनामुडी या विकल्प डी नीलगिरी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी अनामुडी। एकदम सही। और संक्षिप्त व्याख्या ये है कि अनामुडी केरल में स्थित है और 2695 मीटर के साथ यह दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न मैं पढ़ती हूँ। प्रसिद्ध गाडगिल समिति का संबंध किस क्षेत्र से है? विकल्प ए कर सुधार, विकल्प बी पारिस्थितिकी संरक्षण, विकल्प सी कृषि नीतियां या विकल्प डी शिक्षा। इसका सही उत्तर है विकल्प बी पारिस्थितिकी संरक्षण। जी, गाडगिल समिति ने पश्चिमी घाट के संरक्षण और उसे इको सेंसिटिव जोन बनाने की सिफारिश की थी। बिल्कुल। अब तीसरा प्रश्न, पश्चिमी घाट भारत के कितने राज्यों में फैला है? विकल्प ए 4, बी 5, सी 6 या डी 7। इसका सही उत्तर है विकल्प सी
6 राज्य। हाँ, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये साफ है कि पश्चिमी घाट सिर्फ पहाड़ नहीं है, ये 3 स्तंभों पर टिके हैं। पहला स्तंभ जैव विविधता का वैश्विक केंद्र, दूसरा भारत का जलवायु नियंत्रक या क्लाइमेट इंजन, और तीसरा प्रायद्वीपीय भारत की जल सुरक्षा की जीवनधारा। और ये सब एक दिन में नहीं बना है। नहीं, एक विचार है ना कि सफलता निरंतर मेहनत में छिपी है। प्रकृति ने 15 करोड़ सालों की अथक मेहनत से इस तंत्र को गढ़ा है। करोड़ों वर्षों की तपस्या। प्रकृति को अपना ये इकोलॉजिकल हार्ट बनाने में 15 करोड़ साल लग गए। लेकिन आज हम विकास की दौड़ में क्या कर रहे हैं? हम वहां प्लास्टिक रॉक जोड़ रहे हैं। अगर हमारी फेंकी हुई प्लास्टिक हमारे पहाड़ों की भूगर्भीय संरचना का हिस्सा बन रही है, तो हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए पृथ्वी की नींव में क्या छोड़कर जा रहे हैं? एक जीवनदायी जल भंडार या प्लास्टिक से जमी हुई चट्टानें? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें गहराई से सोचना ही होगा। आज के इस डीप डाइव में बस इतना ही। ऐसी ही एग्जाम प्रेपरेशन के लिए JS71 क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें।